हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का दोस्तों साइंस का यानी फिजिक्स का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है दोस्तों, उसके ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। करीब 150 ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में हम आप सभी को कराने वाले हैं। तो धैर्य बना करके आप शुरू से लेकर के अंत देखिएगा। साथ में आपके आंसर भी रहेंगे, तो केवल आपको अच्छे से समझना है और याद करने हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के सारे ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। आप लोग याद करते हुए चलिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको पहले आता हो आप लोग आंसर बता सकते हैं। ऐसे तो आपको आंसर साथ में है ही। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा आप लोग केवल। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सदा, जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ख आभासी और सीधा। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण के में प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपके ऑप्शन के अनुसार आपको चलना है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन अनुप्रयोग है। तो सरल रैखिक गमन जो है प्यार दोस्तों, वो आपको सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण दोनों में होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, क और ख दोनों। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। तो देखिए, यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी क आपके राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो हरी रंग की छड़ी को खड़ा करके रख दीजिएगा तो उसका काला रंग का प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा काला रंग का। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, तो उसका क्या बनता है। आप सभी लोग को पता है कि उसका बनता है दोस्तों छाया या रूप छाया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, घ आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने रखिएगा तो गेंद की छाया वृत्ताकार बनेगी। चलिए आगे बढ़िएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा प्रकाश कहा जाता है। केवल आप लोग याद करिए दोस्त मेरे, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। प्रकाश एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, याद रखिएगा ऊर्जा का एक रूप। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों यहाँ पर होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कणों। तो यह दोस्तों आपके सही उत्तर रहेंगे। गर्म करते प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। इनमें से सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश तरंगों के गमन करने के लिए वो किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये आप सभी को याद रखने होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है दोस्त। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, तो बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा बहुत छोटा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश किरण है, तो प्रकाश जो किरण है प्रकाश का बिंदु पथ है। ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणें के समूह को किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है तो वह पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। याद रखिएगा, पूर्ण रूप से उसको लौटाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज क्या होता है? तो दोस्तों तेल लगा कागज पारभाषक होता है। याद रखिएगा, जिसको पारभासी भी कहा जाता है, इसी को पारभासी कहते हैं। तो तेल लगा कागज पारभासी होता है। आगे बढ़िएगा दोस्त मेरे, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएंगे? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को इनमें से कोई नहीं, मतलब तरंग माना नहीं गया है और न ही तो कण माना गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण पुंज कैसा है? तो सूर्य से आने वाले समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है, याद रखिएगा, समांतर किरण पुंज। चलिए अगला देखिए क्या कहा गया है। अब प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो मैंने आप सभी को पहले बताया कि सीधी रेखा में प्रकाश गमन करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान, बट आपको काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश के प्रवर्तन कहे अपवर्तन कहे, दोनों के दो ही नियम है। और कौन कौन से नियम है उसको एक बार आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आते हैं एग्जाम में। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज प्रवर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो वह अवतल दर्पण से ऐसा होता है, अवतल दर्पण से। अगला है दोस्तों कि एफ बराबर आर बटा टू सत्य है केवल, तो एफ बराबर आर बटा टू अवतल और उत्तल दोनों के लिए सत्य। याद रखिएगा, एफ बराबर आर बटा टू यानी फोकस जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा, आधी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख, यहाँ पर मुख होना चाहिए, मुख फोकस के बीच होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। दर्पण की चौड़ाई को, दर्पण को क्या कहते हैं? तो उसको द्वारक कहा जाता है। याद रखिएगा, द्वारक कहते हैं दर्पण की चौड़ाई को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है दोस्त। याद रखिएगा, ऋणात्मक। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, निगेटिव होता है। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। याद रखिएगा, निगेटिव ली जाती है। ये मैंने आपसे निगेटिव का इसलिए क्षमा चाहूँगा, इसको पॉजिटिव कहेंगे। चलिए अगला देखिएगा दोस्त, अगला है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की मुख फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, तो किसको माप सकता है दोस्त? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? आपके आंसर दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी वह दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को माप सकता है। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन क्या होगा? तो पॉजिटिव होंगे। याद रखिएगा, पॉजिटिव। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च यानी पीछे देखने के लिए प्रयोग में करते हैं? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसको वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, जिसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में दोस्तों आभासी प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब, आभासी को सीधा कहा जाता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। अगला देखिएगा दोस्त, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? तो दोस्तों आप कहीं भी रखिएगा तो सीधा ही बनेगा,
क्योंकि गोलीय दर्पण में सीधा ही बनते हैं, इनमें से कोई नहीं इसलिए दिया गया है। अगला देखिएगा दोस्तों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो समतल और उत्तल हो सकता है, क्योंकि समतल और उत्तल में ही किसी वस्तु का वास्तविक यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वास्तविक माने उल्टा और आभासी माने सीधा, हमेशा याद रखिएगा। अगला है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, अवतल दर्पण। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की जो दर्पण से दूरी क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर। यदि मीटर में दिया रहेगा तो आपको 100 से भाग दे देना है, यानी 20 यहाँ पर रहेगा, 100 से भाग दे दीजिएगा तो मीटर में आप कन्वर्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? अब एक बराबर आपका सूत्र होता है r/2 दोस्त। अब आपको फोकस ही तो पूछा गया है, तो r कितना है? 40 है, और आपको 2 तो काटिएगा तो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। 20 सेंटीमीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? तो अभिलंब होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 41 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनेगा, याद रखिएगा, काल्पनिक और बड़ा। आगे देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे? देखिए, अगर -15 कहा है तो दोनों के दोनों अवतल होंगे, एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि माइनस में ही फोकस माइनस यानी अवतल में ही फोकस माइनस होता है, लेकिन अगर प्लस रहता तो हम दोनों के दोनों उत्तल मारते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण को क्या कहते हैं? तो उसको फोकस कहा जाता है, याद रखिएगा, फोकस। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए इसको वाहनों के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, गाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है। मैंने आपसे कभी बताया कि f बराबर r/2 होता है, यानी वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधा ही तो है फोकस। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण प्रयोग में आता है, याद रखिएगा दोस्त, अवतल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि I बराबर R नहीं लागू होता है, तो I बराबर ये तो दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण किसी के लिए लागू नहीं होता है। अगला देखिएगा दोस्तों, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से किससे संतृप्त प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, याद रखिएगा, संतृप्त। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाए, तो इसके सामने D की दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है।
अब डी का मान आपसे पूछा गया तो 20 सेंटीमीटर होगा, याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या हो सकता है? तो या तो वो तो समतल दर्पण है और न तो उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसमें कहीं भी रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? कौन लिखा है, कौन कौन होता है? तो अवतल, आगे वाला जो हेडलाइट जिसको कहते हैं उसमें अवतल लगता है, पीछे देखने के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो अनंत होता है। आगे बढ़िएगा, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने? तो वक्रता केंद्र पर रखना होगा, याद रखिएगा वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो मैंने आपको बताया था कि फोकस प्लस जो होता है सो उत्तल में केवल होता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा 2। परिवर्तन के भी 2 नियम है, पीछे मिला था आपको परिवर्तन वाला। अगला है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में अधिक प्रकाशी सघन होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। निर्वात में हवा में प्रकाश की चाल इतना होता है। आगे बढ़िएगा, अगला है दोस्तों, कौन काहे लिख दिया भाई, कौन है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस कहते हैं अवतल को, याद रखिएगा। अपसारी अवतल को कहते हैं। और अभिसारी की बात आए, यहाँ दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, अभिसारी की बात आए तो उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो शीशा और कांच प्रकाशिक माध्यम, याद रखिएगा प्रकाशिक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, याद रखना है आपको कि विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल अलग अलग होती है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? तो कांच से प्रकाश गुजरेगा तो क्या होगा? तो कुछ भाग परिवर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है और कुछ भाग अवशोषित होता है, मतलब तीनों के तीनों होते हैं। आगे देखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की प्रकाश की चाल कम होती है, याद रखिएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। निर्वात में ज़्यादा होता है, प्रकाश में यानी वायु में थोड़ा सा कम होता है, लगभग इतना ही होता है, 3 × 10⁸, मतलब थोड़ा बहुत कम होता है। अगला देखिएगा दोस्त, प्रकाश की किरणें हो सकती है, तो प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा अपवर्तित होती है, पारदर्शी माध्यम के द्वारा अपवर्तित होती है, लेंस द्वारा अपवर्तित होती है। तो इनमें से सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध होता है? तो दोनों बराबर हो जाते हैं, याद रखिएगा दोनों बराबर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के माध्यम प्रदान करता है, तो यह सभी प्रकार के संचार प्रदान करता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत की किरण यहाँ पर होना चाहिए, किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं, याद रखिएगा एक दूसरे के समांतर होते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्त, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसके लिए है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। धैर्य बनाकर के आप लोग देखते रहिए, 150 इसमें क्वेश्चन है, तो आप लोग को केवल याद करते हुए चलना है, इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव से नहीं आएंगे। एक बार देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? तो तारे टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा तारे टिमटिमाते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, आंख में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तित के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं तो टिमटिमाता हुआ दिखता है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको लघु में मिलेगा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। तो सूर्य की स्थिति का पता चलता है दोस्तों, आभासी स्थिति का पता चलता है। आप सभी लोग देखे होंगे कि सूर्य जब उगता है तो पूरी तरह से उगने से पहले आपको लाल कलर का दिखाई देने लगता है, वो आभासी है। अगला देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रीय चपटी प्रतीत होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, याद रखिएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है। तो आवर्धन का ऋणात्मक मान यह बताता है कि वस्तु की अपेक्षा उसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और अगर पॉजिटिव रहेगा तो सीधा बताता है। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयोग होगा? छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस जरूरी अच्छा होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में बनता है, याद रखिएगा, समतल दर्पण में। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है तो किस में नहीं बनता है? तो इनमें से कोई नहीं आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो सभी में बन सकते हैं, याद रखिएगा, समझ आऊंगा। यानी वस्तु से छोटा की बात कर रहा है तो उत्तल और समतल दोनों में बनता है, लेकिन अवतल में बड़ा बनता है। अगला देखिएगा, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी के सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? तो अधिक दूरी नजर आता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल लेंस में जब हम बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो 5 डायोप्टर होगा, याद रखिएगा दोस्त, 5 डायोप्टर। याद रखने की आवश्यकता है नहीं, मतलब 100 होता है, 100 में आपको 20 से भाग रहा, तो 100 20 बचे कितना हो गया? 100 हो गया। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके राइट आंसर नीचे दिए गए होंगे, थोड़ा सा नीचे आइएगा, यानी विचलन नहीं होता है। अगला है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी लेंस के लिए उपयोग नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहा गया है, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल नहीं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहता है कि एक तल से उभरा हुआ, तो उसको समतल उत्तल कहते हैं, याद रखिएगा, समतल उत्तल। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सभी लोग को पता ही है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो 2 डायोप्टर वाले आपको लेंस की क्षमता पूछा गया है, तो कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा, भाग करिएगा 100 में। तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया इसके बारे में चलते हैं। उत्तल लेंस द्वारा जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब बिंब कहाँ रहती है? तो सही उत्तर दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब इसका जो होगा, तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब तभी जब इसका फोकसांतर से कम दूरी पर रहेगा, तभी बन सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस पर बनता है, अनंत पर रहेगा तब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
समान फोकस दूरी के उत्तल एवं अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं। यह युग्म काम करेगा तो यह कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बीम का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखा जाए, कहाँ रखा जाएगा? तो इसको लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक। अगला है कि उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन क्या होता है? तो निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होता है अवतल लेंस के लिए। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो 2 होता है, याद रखिएगा 2। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। अगला है कि एक अवतल लेंस में 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका भासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसका फोकस दूरी हो सकता है? तो सभी हो सकता है, याद रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम रखा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वैसा बनेगा इसका। कोई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता क्या है? तो सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में होता है इसका उपयोग। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है, किसी एक दूरी के लेंस की क्षमता P होती है तो क्या होता है? तो 1/f आप हो जाएंगे P बराबर। अगला देखिएगा दोस्तों, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, याद रखिएगा 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, अगला है कि द्विअवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो उसको अपसारी लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा अपसारी। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? तो उसे उत्तल लेंस कहा जाता है, याद रखिएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी तो -20 सेंटीमीटर होगा। अगला देखिएगा, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? तो शीशा होगा, याद रखिएगा शीशा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विरल माध्यम में सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव क्या होता है? तो अभिलंब की ओर होता है, याद रखिएगा अभिलंब की ओर झुकता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब से दूर हट जाता है, कहीं पर है तो दूर हट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है? माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलता है, क्या कहलाता है? उसे अपवर्तन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पानी में प्रकाश का वेग 80, कांच में प्रकाश का वेग सी इंफिनिटी बहुत तेज होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, इससे बड़ा हो जाता है क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा हो जाती है इसमें। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू और इसमें प्रकाश का वेग सी हो तो क्या हो जाएगा? तो म्यू सी स्थिरांक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कांच की सिल्ली में पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है तो पार्श्विक विस्थापन होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है? देखिए, अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का हो जाएगा? तो v/c हो जाएगा, c/v, c/v होगा। देखिए c/v। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण है कि पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला देखिएगा दोस्त,
अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने का कारण क्या है, तो अपवर्तन है। अगला है क्या कि क्रांति कोण है, क्रांति कोण संघन माध्यम में आपतन कोण है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, तो अपवर्तन ही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 120, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, जिसको निर्गत कोण कहा जाता है। कहीं पर तो निर्गत कोण आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई और बटा साइन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वार्षिक प्रतिबिंब रहता है, याद रखिएगा सिनेमा वाला पर वार्षिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, जिसे एम से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, जिसे एम से इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आई बराबर आर यानी आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग भी 1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग भी और 2 हो, तो आपका बताइए कि इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n2 तो इसका सही उत्तर हो जाएगा v1 बटा v2। अगला देखिएगा, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो घट जाता है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है, याद रखिए 1.36। अगला देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद फोकसांतर किरण पुंज में बदल जाता है, लेंस का नाम बताना है, तो यह उत्तल लेंस होगा, याद रखिएगा उत्तल लेंस। आगे बढ़िएगा दोस्त, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है, कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में व्यक्त होता है, तो यह होता है आपको यहाँ पर दिया गया है 1/f बराबर या तो 1/v माइनस 1/u। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल को अभिसारी कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, तो v/u होता है, याद रखिएगा m बराबर v/u होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये आप सभी को मैंने पीछे ही बताया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, याद रखिएगा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को कुल 135 क्वेश्चन कराए, इसमें 135 क्वेश्चन ही थे। अपवर्तन और प्रवर्तन के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते थे सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं निकल सकता है। अब बनाने को तो कई सारे ऐसे बना सकते, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इतना ही थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी 2026 में एग्जाम देना है बोर्ड मैट्रिक का, उनके पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चाहे आपके दोस्त भाई रिश्तेदार कोई भी हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अच्छे अच्छे कॉन्टेंट को देख पाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।